तो ये तो वर्किंग हो गई हमारे टू स्टेज कंप्रेशन की, टू स्टेज कंप्रेशन सिस्टम विद फ्लैश चैम्बर। अब हम इसकी सीओपी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे एनर्जी बैलेंस फॉर फ्लैश चैम्बर। तो फ्लैश चैम्बर के लिए एनर्जी बैलेंस का क्या मतलब है, चलिए पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए हमने एक इक्वेशन लिखी है, ये एनर्जी बैलेंस है M2H8 इज इक्वल टू M3H9 प्लस M1H10। ठीक है, ये एंथैल्पी है, H इज एंथैल्पी, और ये पर किलोग्राम है तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया जितना भी कंसर्न मास है। तो अब आप देखिए इसको यहाँ पर, ये हमारा फ्लैश चैम्बर है, यहाँ फ्लैश चैम्बर है। तो फ्लैश चैम्बर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है उसका मास है M2 और उसकी एंथैल्पी कितनी है H8, इस पॉइंट पर 8 है। ठीक है, ये H8 की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं, ये H8 है। ठीक है ना, इस डायग्राम में यहाँ H8 दिखाई देगा आपको। तो M2H8 एंथैल्पी इसमें ऐड हो रही है, एनर्जी इसमें ऐड हो रही है। और इससे आउटवर्ड कौन कौन सी हैं, एक ये 9 पर है और एक ये 10 पर है। जो 10 पर है उसका तो मास है M1 और जो 9 पर है उसका मास है M3। ठीक, तो इसको यहाँ देख लेते हैं हम, ये हो गया M2H8 इज इक्वल टू M3H9 प्लस M1H10। ठीक है, जो दो एक डायरेक्शन में उनको एक साइड लिख दिया और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको एक साइड लिख दिया। और हमारे पास एक रिलेशन ये है M1 इज इक्वल टू M2 माइनस M3। देखिए यहाँ पर क्या था कि ये मास M2 इधर से मास आ रहा था, उसमें से M3 मास इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर की तरफ जो मास गया ये M1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया M1 इज इक्वल टू M2 माइनस M3। तो इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हुए M1 इज इक्वल टू M2 माइनस M3, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास एक M3 और M2 में रिलेशन आ गया। ठीक है ना, रिलेशन आ गया ये M3 और M2 में। ठीक, तो इसको हमने ये एंथैल्पी को लिख दिया। देखिए यहाँ ये टर्म आई H8 माइनस H10 इज इक्वल टू H9 माइनस H10। अब H8 के प्लेस पे हमने लिख दिया H7 क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। देखिए H8 ये है और H7 ये है। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू क्योंकि इक्वल है, एक ही पॉइंट पर है, तो इनको रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये M3 आ गया M2 की टर्म्स में। उसके बाद में एक हमारे पास पॉइंट है 3 और 4 के बीच में, एट पॉइंट बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जंक्शन जो है। तो इस जंक्शन पे भी हम इसी तरह से एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। ये क्या होगी, M2 मास है इंटू H4, और ये दोनों मास यहाँ एंटर हो रहे हैं, ये मास एंटर हो रहा है, ये भी एंटर हो रहा है। ठीक है, ये इनकमिंग है मतलब। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको लिखेंगे M1H3 क्योंकि यहाँ पर मास है M1 और यहाँ है मास M3। तो और एंथैल्पी कितना है 9। तो M3H9 प्लस M1H2 शुड बी इक्वल टू M2H4। ठीक, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पर, ये। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये मास में हमने डिफरेंट रिलेशंस बना लिए कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी अननोन है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इवेपोरेटर पे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर में मास कितना ट्रैवल कर रहा है, सॉरी ये दूसरा डायग्राम है, ये है डायग्राम, ये है। तो मास इसमें ट्रैवल कर रहा है M1 यहाँ पर, और इसके दोनों एंड पर एंथैल्पी की पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 एंड 11। तो इसमें जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो होगा M1 इंटू H1 माइनस H11। ठीक है, तो ये हो गया M1 इंटू H1 माइनस H11। अब वर्क इनपुट देख लें, तो ये WL मतलब जो हमारा लो प्रेशर कंप्रेसर है उसमें वर्क कितना है। देखिए ये है लो प्रेशर कंप्रेसर, मास इसमें से ट्रैवल कर रहा है M1 और इसके दोनों एंड पर पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 एंड 2। तो ये हो गया M1 इंटू H2 माइनस H1। इसी तरह से जो हाई प्रेशर कंप्रेसर है उसमें मास ट्रैवल कर रहा है M2 और यहाँ पर पॉइंट है 4, यहाँ पॉइंट है 5। तो M2 इंटू H5 माइनस H4। तो इन दोनों का वर्क हम ऐड कर लेंगे। ठीक, ये WC की वैल्यू हो गई, ये WL की वैल्यू हो गई, दोनों को ऐड कर लिया, टोटल W हो गया। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लिख ही चुके हैं, तो COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W नेट। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये इसकी COP की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। बस आपको क्या करना है कि आपको हर पॉइंट पर जहाँ भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पर एंथैल्पी और मास की वैल्यू को चेक करना है। इसमें इन दोनों डायग्राम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों ही ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपको मास समझ में आएगा कि मास कहाँ कितना फ्लो कर रहा है वो इस डायग्राम से आएगा,
और जो एंथैल्पी की वैल्यू समझ में आएंगी वो यहाँ से आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमें एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो हम इस डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। तो ये हमारा एक सिस्टम हो गया, 2 स्टेज कंप्रेशन विद फ्लैश चैम्बर, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट सिस्टम है हमारा, ये है 2 स्टेज कंप्रेशन विद लिक्विड इंटरकूलर, 2 स्टेज कंप्रेशन विद लिक्विड इंटरकूलर। तो अब इसमें क्या है कि देखिए वही सिस्टम है, ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के बाद लो प्रेशर कंप्रेसर है, लेकिन अब ये पास होता है एक लिक्विड इंटरकूलर से। तो लिक्विड इंटरकूलर का क्या वर्क होता है, आप देखिए 1 to 2 प्रोसेस तो वही है जैसे पहले वाला था। यहाँ पर हमारा ये 1 पॉइंट यहाँ है और 2 पॉइंट यहाँ है, तो ये कंप्रेशन हो गई 1 to 2, ये तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। और इस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद जो 2 पर स्टेट है वो सुपर हीटेड स्टेट है, वो आपको ये 2 पर सुपर हीटेड स्टेट यहाँ दिखाई दे रही है TH डायग्राम में, सब PH डायग्राम में सॉरी। जब इसकी ये इंटरकूलिंग हुई, ये यहाँ पर इस बार लिक्विड इंटरकूलर लगा हुआ है, जब ये इंटरकूलिंग हुई तो ये 2 पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर आ गया 3 पर, यानी इसकी कंप्लीटली डी सुपर हीटिंग हो गई, और 3 पॉइंट जो है वो ड्राई सेचुरेटेड स्टेट पर है। अब इस ये 3 पॉइंट पर ड्राई सेचुरेटेड स्टेट हो गई वेपर की। अब इसको फिर से कंप्रेस किया, तो ये कंप्रेशन के बाद अब फिर से 3 to 4 जो कंप्रेशन हुआ उसमें ये 4 पॉइंट पर आ गया, ठीक। और 4 पॉइंट के बाद क्या है, कंडेंसर है, तो कंडेंसर में ये 4 से लेकर 5 तक कंडेंस हो गया, और उसके बाद फिर हमने 5 से इसको एक्सपेंड कर दिया सीधे 6 तक, तो ये 5 से हमने इसको सीधे एक्सपेंड कर दिया 6 पॉइंट तक। तो इसमें हमने क्या किया, अगर आप देखें ओवरऑल, अगर ये सिंगल स्टेज कॉम्प्रेशन होता, तो ये सिंगल स्टेज कॉम्प्रेशन होता तो ये 1 पॉइंट से लेकर सीधे 4 पॉइंट पर पहुंच जाता, ठीक है, और फिर यहाँ से ये कंडेंसेशन स्टार्ट होती, तो ये एक्स्ट्रा एरिया इसमें ऐड हो जाता, ठीक है, ये वर्क एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता। इसको हमने सेव कर लिया, कैसे सेव किया, 2 to 3 इसकी इंटरकूलिंग करके, ठीक है ना, 2 to 3 जो इंटरकूलिंग हुई उससे ये वर्क हमारा सेव हो गया, ठीक। तो ये हमारे इंटरकूलिंग का बेनिफिट है, ये जो हमने इंटरकूलिंग किया उसका बेनिफिट ये है। अब इसके लिए अगर हम COP लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस लिक्विड इंटरकूलर के लिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब ये इजीली आप लिख सकते हैं, आप एज्यूम कर लीजिए कि ये लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर जो मास है वो m1 है, ठीक है, ये मास m1 है, और यहाँ जो मास ट्रेवल कर रहा है वो m2 है, ठीक है। अब आप ये इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं अपने आप, क्या होगी, देखिए जो मास इसमें एंटर हो रहे हैं, तो ये मास एंटर हो रहा है, m1 मास है, m1h5 प्लस सॉरी m2h5 प्लस m1h2, ये मास एक एंटर हो रहा है इधर से, इज इक्वल टू m1h6 प्लस m2h3, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लिख दी, ये है। इससे तो हमारे मास में आपस में एक रिलेशन बन गया, m2 और m1 में ये रिलेशन बन गया। और RE की वैल्यू, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू के लिए हमें फिर इवेपोरेटर पे जाना पड़ेगा, तो इवेपोरेटर पे आ जाइए, ये रहा इवेपोरेटर। इस इवेपोरेटर में ये है इवेपोरेटर, है ना, ये वाला सिस्टम है। इस इवेपोरेटर में ये इवेपोरेटर है, मास इसमें से ट्रेवल कर रहा है m1, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मास है वो m1 है, और इधर इसके जो दोनों एंड पर एंथैल्पी है क्या है, h1 और यहाँ h6, तो m1 इंटू h1 माइनस h6, ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया। फिर हम वर्क की वैल्यू, ये वर्क की वैल्यू भी इसी तरह से लिख लेंगे कि मास कौन कौन से हैं इसमें। आप देखिए यहाँ पर मास m1 है और एंथैल्पी की वैल्यू h2 और h1 है, यहाँ मास m2 है और एंथैल्पी की वैल्यू h4 है और ये h3 है, ठीक। तो ये दोनों वैल्यूज़ लिख लीजिए, ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिख दी, तो ये हमारा W होगा, W नेट, और COP इज इक्वल टू RE अपॉन W, तो हमने यहाँ से COP की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी हम ये COP कैलकुलेट कर सकते हैं।